प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस केमिस्ट्री के क्लास में 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। एक के क्वेश्चन आप लोग के लिए हम चुन चुन कर लाए हैं और पढ़ना वही है जो एग्जाम में आए, ठीक है ना। केमिस्ट्री सिलेबस आप लोग जानते ही, केमिस्ट्री आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, इसलिए हम वैसे सवाल का कलेक्शन करके लाए हैं ताकि आप लोग यदि इस सब सवाल को कर लेते हैं तो एक वीडियो में समझिए कि 5 गो ऑब्जेक्टिव मिनिमम तो फंसना तय है। बस आप लोगों को क्या करना है कि कैसे एक के कंप्लीट कर लेना है, कैसे आप लोगों को समझ जाना है। बस यही कहेंगे कि 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए डेली कराते हैं और आप लोग डेली इसको कंप्लीट करते रहिए। आने वाले समय में आप ऑब्जेक्टिव के मास्टर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव आप लोग का गलत हो ही नहीं सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बारीकी से और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यहां से हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू, ध्यान से देखिएगा कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है, यानी कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वह कितना होता है बताना है। तो याद रखिएगा बाबू, यह मीटर में दिया है, ठीक है ना। तो मीटर में दिया है तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 10 के पावर -7 से 10 के पावर -9 हो जाएगा। लेकिन यही सेंटीमीटर में पूछेगा तो बाबू याद रखिएगा 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। यदि कहीं आप लोगों से सेंटीमीटर पूछ देता है तो ये ऑप्शन लगा देना है फटाक से, ठीक है ना। 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर में, ठीक है ना। कहाँ? सेंटीमीटर में। यदि मीटर में पूछता है तो 10 के पावर -7 और 10 के पावर -7 याद नहीं रखना है, एकरा में 100 से डिवाइड करिएगा ना तो ये हमनी के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बाबू कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाक से जल्दी आप लोग आंसर देंगे, ठीक है ना। चलिए तब आगे हम लोग चलते हैं, दूसरा का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आप लोग के लिए दूसरा का क्वेश्चन आप लोग के लिए स्क्रीन पर बताएंगे क्या राइट आंसर है कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मैक ऑर्थर विधि से किया जाता है, ठीक है ना। तो बताएंगे बाबू, ठीक है ना, मैक ऑर्थर विधि से। तो देखिए लिखा गया है कि साइनाइड प्रक्रिया का उपयोग सोने का निष्कर्षण के लिए किया जाता है। इसे मैक ऑर्थर फॉस्फेट प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कहने का मतलब है ना कि चुपचाप कह देता साइनाइड प्रक्रिया, तो ये नहीं कहा, हम लोगों को ये बोला कि मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रक्रिया, तो ये भी हम लोग का साइनाइड अभिक्रिया होता है और एकरा में हम लोग सोना का निष्कर्षण करते हैं, देख रहे हैं ना। इसीलिए आप लोग के लिए हम नोट करके ला दिए हैं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आप लोग एक को क्वेश्चन को बारीकी से समझिए कि क्वेश्चन आता कहाँ से है, पूछता कहाँ से, ठीक है ना। तो ये वाला जो विधि है बाबू लोग ना, तो इसको आप लोग अपने कॉपियां में लिख लेंगे और यहाँ से आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक भी सवाल आप लोग का बचने वाला नहीं है। एक एक क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट आप लोगों को देते जाते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर ए जी हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे बाबू, ठीक है ना। देरी नहीं करना है, आगे चलते हैं। लवण सेतु में केसीएल का प्रयुक्त होता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि लवण सेतु में केसीएल प्रयुक्त होता है, क्योंकि काहे होता है बताइएगा। यह एक विद्युत अपघट्य है, यह एक विद्युत का सुचालक है, यह जिलेटिन के साथ गाढ़ा विलयन बनाता है, यह K+ और Cl आयनों का चालकत्व लगभग बराबर होता है। बिल्कुल सही बात बोला है, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा, क्योंकि K+ और C- का जो चालकत्व होता है लगभग बराबर होता है। इसीलिए हम लोग का क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। यह सी नहीं होगा, क्लोरीन होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि K पर K+ होता है और Cl पर माइनस होता है, ठीक है ना, El है। तो यह हमारी के Cl हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो इसको Cl कर लीजिएगा।
के पर हमनी के के प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है, तो ये लगभग सामान्य बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी ही राइट आंसर होगा। और आप लोग फटाक से जल्दी जल्दी आंसर देंगे बाबू। आगे चलते हैं, और यह आप लोग का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है बाबू। तो इसमें आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का डी को हम लोग राइट आंसर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं और आप लोग फटाक से आंसर देते रहिएगा बाबू, ठीक है ना। आप लोग को रुकना नहीं है और आप लोग फटाक से जितना जल्दी होगा आप लोग आंसर देते रहेंगे। कोई भी स्टूडेंट समझिए कि डरना नहीं है, समझ गए ना। जो करा रहे हैं बस करते जाना है, सही होगा। चलिए, दूध है, दूध क्या है एकदम बाबू VVI ऑब्जेक्टिव सवाल है। एकरा के आप लोग कोई सहू याद रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछा गया है कि दूध क्या है, ठीक है ना। तो दूध याद रखिएगा कि दूध इमल्सन है, पायस है, ठीक है ना, सब याद रखिएगा। तो दूध देखिए बाबू जल में परिक्षेपित अवस्था होता है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग का वसा में जल नहीं होता है, तेल में वसा नहीं होता है, तेल में जल नहीं होता है, जल में परिक्षेपित हमारी के वसा होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसको याद रखना है बाबू, 2024 में छपने वाला है, कोई रोक नहीं सकता है, बट खाली इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सब सवाल खूब आता है, भर भर के आता है। चलिए, ये आप लोग के लिए हम लिख के ला दिए हैं बाबू, देख लीजिए कि दूध हो गया, दूध जल में परिक्षेपित अवस्था इमल्सन का उदाहरण है। इहो आप लोगों से पूछ सकता है कि जो दूध है वह जल में परिक्षेपित अवस्था है, तो यह किसका उदाहरण है। तो याद रखिएगा बाबू, इमल्सन का उदाहरण है, ठीक है ना। किसका उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है। तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। सवाल घुमा उमा कहीं से दे सकता है, बट आप लोग को डरना नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमनी के ए राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। आगे चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, और आप लोगों के स्क्रीन पर है, और आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी गैस के, ठीक है ना, ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। अधिशोषण की जो मात्रा होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो बबुआ लोग, गैस के ताप पर, या गैस के दाब पर, या गैस के प्रकृति पर, कि इनमें से सभी। तो आप लोगों को वो ट्रिक बता देते हैं, ठीक है ना। जौना ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है तो 99% वो आंसर सही होगा, याद रखिएगा। जौन ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज दे दिया तो 99% चांस है कि वही ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दीज वाला। तो इसमें भी वही खेला है बाबू। जो हम लोग का अधिशोषण की जो मात्रा होता है वह ताप पे भी डिपेंड करता है, दाब पे भी डिपेंड करता है, गैस के प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी को राइट आंसर क्लिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ये जो ट्रिक बताए हैं इसको याद रखना है। चलिए जैसे आगे चलते हैं, और ये आप लोगों के लिए लिख के ला दिए, ठीक है ना। कैसे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सर कैसे होता है, ये सब नहीं मालूम है। दिल में बहुत दुख रहता है, गम रहता है, तो उसी गम को निकालने के लिए ये लिख के ला दिए हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं, सब दुख दर्द दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। सोना, चांदी, प्लेटिनम, ठीक है ना, ये सब मुक्त अवस्था में रहता है। तो ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। हम लोग का प्लेटिनम राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सरल सवाल है, ठीक है ना। प्रकृति के मुक्त अवस्था में हम लोग का सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब हमनी के मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी को राइट आंसर क्लिक करेंगे। और इसके लिए आप लोगों के लिए हम नोट करके भी लाए हैं, देखिए पढ़ लीजिए, ठीक है ना, कि सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्योंकि सोना, प्लेटिनम और चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए वे प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ही है ना, आप लोग देखे होंगे कि सोना चांदी में इतना जल्दी मूर्छा नहीं लगता है, जल्दी मूर्छा लगबे नहीं करेगा, ना के बराबर। ऐसे लोहा हो गया, चाहे टीन हो गया, चाहे तांबा हो गया, चाहे पीतल हो गया, इस समय जंग लग जाएगा। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि कोनो 10 साल से अपने गाला में सोना का हार पहना हुआ है, चाहे अंगूठी पहना हुआ है, ओकर चमक बरकरार रहता है। भले देखिए आज अभी ज़्यादा चमक रहा है, 10-15 साल थोड़ा सा कम चमकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना कि ओकरा पे जंग लग जाए। सोना, चांदी, प्लेटिनम इस सब पे कभी जंग लग ही नहीं सकता है। तो यह जो होता है ना, प्रकृति से बहुत कम रिएक्शन करता है, कर भी नहीं करता है, ना के बराबर करता है, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा करता है बट उतना नहीं करता है, ना के बराबर तो सब कोई करता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा करता है बट
ये इसका लाइफ टाइम रहता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं बाबू, ये आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले खुश हो गए होंगे कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज रेडियली ऑब्जर्व्ड बाय एक्टिव चारकोल, ठीक है ना। तो एक्टिव चारकोल में याद रखिएगा कि हमने के SO2 होता है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। एक्टिव चारकोल में कितना होता है, SO2 होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे कि एक का राइट आंसर क्या होगा। और ये आप लोग का रिएक्शन जो है ना बाबू, ये रिएक्शन आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछता है कि बताइए यह किसका उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है। तो याद रखिएगा जो ये रिएक्शन दिया गया है वह हमने के विषमांगी उत्प्रेरण का है, ठीक है ना। किसका है, विषमांगी उत्प्रेरण का है। तो ऑप्शन नंबर हमने के बी हो जाएगा। ये आप लोग के आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर और 9 का आंसर देंगे। और ये सबसे मोस्ट VVI सवाल है, ठीक है ना। ये भी सवाल आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखें। मतलब देखिए 30 सवाल जो आप लोग के लाते हैं ना, वह 30 का 30 आप लोगों के लिए एकदम बहुत वरदान है। बस एक के आप लोग कोई से हूँ याद रख लीजिएगा, समझ गए ना। तो लोहा धातु के निष्कर्षण में प्रदावण की विधि में बनाने वाले धातुमल की रासायनिक संरचना क्या होती है, आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। रासायनिक संरचना क्या होती है, तो आप लोग का ये सब नहीं होगा, यह जो Fe होता है ना, वो यह Ca होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। एक नाम कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमने के डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे कि मांड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है। एकदम बाबू एकदम वायरल सवाल है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सवाल एकदम वायरल है, ऐसे सवाल खूब आते हैं एग्जाम में कि मांड विधि द्वारा कौन सा धातु शुद्ध करते हैं, ठीक है ना। मांड विधि द्वारा कौन सा धातु शुद्ध करते हैं, तो याद रखिएगा कि हम लोग निकेल को शुद्ध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी वो कितना था, 10 था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के स्क्रीन पर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि कैप्रोलेक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित बहुलक कहलाता है। कैप्रोलेक्टम द्वारा जो संश्लेषित बहुलक बनता है वह क्या बनता है, आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। कैप्रोलेक्टम द्वारा जो संश्लेषित बहुलक बनता है वह क्या बनता है बाबू, टेरिलिन बनता है। नहीं, आप लोगों को कल के सवाल में बताए थे कि जहां कैप्रोलेक्टम आ गया वो यह नायलॉन 6 का जिक्र जरूर होगा। तो हमने के ये सब ऑप्शन गलत हो जाएगा बाबू। कैप्रोलेक्टम जहां यूज होगा वो यह नायलॉन 6 का बात होगा, आप लोग कल वाले क्लास में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है और बताएंगे कि निम्न में से कौन नॉनस्टिक खाना बनाने वाले बर्तनों का प्रयुक्त होता है। क्या बोला है, कहाँ गया, हाँ नॉनस्टिक खाना, ठीक है ना। तो एक में याद रखिएगा, कल बताए थे आप लोगों को फ्लोरो, ठीक है ना। खाना बनाने के लिए क्या होता है, फ्लोरो, ठीक है ना। जब खाना मान लीजिए कि कोनो बर्तन खाना बनाते हैं गंदा हो गया, तो गंदा हो गया तो साफ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फुहेरा मारते हैं, ठीक कि साफ हो जाए, ठीक है ना। पानी से क्या करते हैं, फुहेरा मारते हैं कि साफ हो जाए। तो याद रखिएगा फ्लोरो वर्ड एक में आना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ चाहिए, फ्लोरो वर्ड आना चाहिए और यह हमने के राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 और ये आप लोग के लिए लिख ला दिए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पर है। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है, आप लोग बताइए जल्दी से। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है, तभी तुरंत बताए हैं कि नायलॉन 6 का मोनोमर है, क्योंकि जहां कैप्रोलेक्टम आएगा वो ये नायलॉन 6 आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जहां आप लोग केमिस्ट्री में दिक्कत होगा वो यहाँ हम आएंगे, जहां कैप्रोलेक्टम का बात होगा वो ये नायलॉन 6 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन जैव अपघटनीय बहुलक है बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है बाबू कि निम्न में से कौन जैव अपघटनीय बहुलक है, आप लोग बताएंगे। निम्न में से कौन जैव अपघटनीय बहुलक है और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे बाबू, ठीक है ना। कोई भी स्टूडेंट समझिए कि रुकना नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है तो देना है तो देना है बस, ठीक है ना, दीजिए। तो देखिए जैव अपघटनीय बहुलक भी हमने के कौन होता है, तो हमने के नायलॉन 6 होता है। आप लोगों को एकदम याद रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बाबू है, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
15 नंबर बताना है कि ग्लिप्टल, ठीक है ना, ग्लिप्टल बहुलक ग्लाइकल के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या बनाता है। तो ग्लिप्टल बहुलक जो होता है ग्लाइकल के साथ वो क्या बनाता है, तो हमन का थैलिक अम्ल बनाएगा, ठीक है ना, क्या बनाएगा, थैलिक अम्ल बनाएगा। और ये भी आप लोगों को जस्ट पीछे वाले क्लास में आप लोग बता चुके हैं कि थैलिक अम्ल हमन के बनाएगा। तो ये सब सारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ये देखिए फिर आ गया ना, सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब आएगा कि नॉनस्टिक खाना बनाने के लिए क्या यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, जब खाना बना देते हैं तो बर्तन गंदा हो जाता है, तो बर्तन गंदा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए हम लोग मोटर का पाइप से क्या करते हैं, फुहेरा मारते हैं कि साफ हो जाए। तो याद रखिएगा कि फ्लोरो वर्ड ओकरा में आना चाहिए, ठीक है ना, फ्लोरो वर्ड आएगा तो ऑप्शन नंबर हमन के डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्लोरो से आप लोगों को देख लेना है और ये आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, आप लोग बताएंगे कि ओरलोन किसका बहुलक है, ठीक है ना, ओरलोन किसका बहुलक है, स्टायरीन का, टेट्राक्लोरोएथिलीन का, एक्राइलो नाइट्राइल का, विनाइल क्लोराइड का। 17 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा, ओरलोन किसका बहुलक है। और कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए, हम सभी लोग का आंसर देख रहे हैं, ठीक है ना, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि इसका क्या होगा, ठीक है ना। 17 का आप लोग को बताना है, ओरलोन जो होता है वो स्टायरीन का होता है, नहीं, आप लोगों को याद रखना है कि एक्राइलो नाइट्राइल का बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमनी के डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमनी के डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन आइसोप्रीन इकाई रखता है। तो आइसोप्रीन कौन रखता है बाबू, ठीक है ना, तो 18 का बताना है। 18 का राइट आंसर याद रखना है कि रबड़ में ही आइसोप्रीन होता है, ठीक है ना, संश्लेषित जो रबड़ होता है ओकरे में आइसोप्रीन होता है। आप लोगों को सब कराया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमनी के ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमनी के जो आइसोप्रीन होता है वो कहाँ होता है, रबड़ में होता है। आगे चलते हैं, और ये आप लोग के लिए सब लिखा गया है कि आइसोप्रीन जो एकलक होता है किसका होता है, लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि आइसोप्रीन जो है वो किसका एकलक है। तो 2 मिथाइल 1 और 3 ब्यूटाडाइन का होता है, इसको याद रखेंगे। चलिए ये बताएं, निम्नलिखित में से कौन बड़ा अणु नहीं है, ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से कौन बड़ा अणु नहीं है, तो हमनी के पामीटेट जो है वो बड़ा अणु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमनी के सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, बहुलक के बारे में कौन सत्य नहीं है, बताइए, बहुलक के बारे में कौन सत्य नहीं है आप लोग बताना है। तो देखिए बहुलक जो होता है ना वह कम अणुभार वाले, ठीक है ना, बहुलक जो होते हैं वह कम अणुभार वाले होते हैं। तो यही सही नहीं बोला है, ये गलती बोला है, बट यही हमनी के राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमनी के डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये इंग्लिश वालों के लिए है। चलिए थाइमीन क्या होता है बताइए, क्वेश्चन नंबर 21, ये आप लोग करा चुके हैं। थाइमीन क्या होता है, तो थाइमीन के लिए देखिए बाबू इसको याद रखना है, ठीक है ना, ऐसा सवाल आ जाता है। थाइमीन में याद रखिएगा कि 5 गो मेथिल यूरेसिल होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थाइमीन में 5 मेथिल यूरेसिल होता है, इसको याद रखना है, बहुत 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 टारगेट सवाल है, ठीक है ना ये सब। आगे चलते हैं, 32 नंबर माल्टोज का, ठीक है ना, माल्टोज का आप लोगों को याद रखना है कि माल्टोज का जलांशन से प्राप्त होता है। तो माल्टोज के जलांशन से क्या प्राप्त होगा, 22 का बताना है बाबू, जल्दी बताइए, माल्टोज के जलांशन से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज। तो माल्टोज के जलांशन से जो होता है वह हमनी के ग्लूकोज प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर हमनी की राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ग्लूकोज तथा मैनोज क्या है बताइएगा, ग्लूकोज तथा मैनोज। 23 का राइट आंसर बताना है कि ग्लूकोज तथा जो मैनोज है वो हमनी के राइट आंसर क्या है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज तथा मैनोज जो है ये कल सवाल आया था, कल ही सवाल कराए थे कि हमनी के ईपी मर होता है, ऑप्शन नंबर हमनी के बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमनी के बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, लेकिन ये आप लोग के लिख के ला दिए, ठीक है ना, कि यह क्या होता है। देखिए यह लिखा हुआ है ना, ईपी मर है, तो सब चीज़ आप लोग के लिख के ला देते हैं। चलिए बताना है कि नॉन रेडिएसिंग शुगर कौन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एकरा में से कौन नॉन रेडिएसिंग शुगर है, बताएंगे आप लोग कि एकरा में से कौन नॉन रेडिएसिंग शुगर है, बाबू जल्दी से बताइए। तो एकरा में जो नॉन रेडिएसिंग शुगर है वह हमनी के सुक्रोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमनी के राइट आंसर ए हो जाएगा,
जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। आगे चलते हैं, पॉलीसेकेराइड किस प्रकार के लिंकेज करते हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं बाबू वह किस प्रकार के लिंकेज करते हैं, तो आप लोग बताना है पॉलीसेकेराइड किस प्रकार के लिंकेज करते हैं। तो वह हम लोग का ग्लाइकोसाइड लिंकेज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमने के राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ग्लाइकोसाइड हमने के लिंकेज करते हैं। आगे चलते हैं और यहाँ आप लोगों के लिए 26 नंबर, ग्लूकोज के साथ फेलिंग की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। बताएंगे कि ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज के साथ फेलिंग घोल की अभिक्रिया करते हैं तो वह क्या प्राप्त होता है, बताएंगे। ग्लूकोज के साथ फेलिंग घोल, ठीक है ना, फेलिंग घोल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर हमनी के बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा प्राप्त होता है बाबू, क्यूप्रस ऑक्साइड हमनी के प्राप्त होता है। आगे चलते हैं 27, ये आप लोग देखिए लिखा हुआ है कि ग्लूकोज प्लस फेलिंग विलयन तो ग्लूकोनिक अम्ल प्लस CU2O एकरे के कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, एकरे के कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फेलिंग घोल में अवकरित नहीं करता है, ठीक है ना। बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो होता है वह फेलिंग घोल को अवकरित नहीं करता है। 27 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। जो अवकरित नहीं करता है वह ससुरा ई फ्रुक्टोज को हमनी को अवकरित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर हमनी के डी हो जाएगा, ठीक है ना। किसको अवकरित नहीं करता है, तो फ्रुक्टोज को अवकरित नहीं करता है। आगे चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, और ये आप लोगों को लिखा हुआ है कि फ्रुक्टोज फेलिंग विलयन के साथ अपचयित नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें कोटनिक समूह होता है। तो ये भी सवाल बन सकता है कि फ्रुक्टोज को अपचयित नहीं करता है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इसमें कीटोन समूह होता है। बताइए स्टार्च का जल अपघटन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 बाबू कि स्टार्च का जल अपघटन करने पर हमें अंत में प्राप्त करते हैं। तो स्टार्च का जल अपघटन होगा बाबू तो हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, बताइएगा। स्टार्च का जल अपघटन होगा तो अभी कराए कि स्टार्च का जब जल अपघटन होगा तो हमनी के ग्लूकोज प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमनी के राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताइए स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई क्या होती है। स्टार्च, ठीक है ना, स्टार्च की जो होती है मोनोमेरिक इकाई क्या होती है, तो ग्लूकोज होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 29 का क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। और लास्ट सवाल आज का कि सबसे सामान्य डाइसेकेराइड अणुसूत्र क्या है, बताइए। सबसे सामान्य नॉर्मल डाइसेकेराइड अणुसूत्र क्या है, तो याद रखिएगा C12H22O11 शुगर का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे के राइट आंसर ए हो जाएगा। तो एक दिन में बाबू हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव सवाल को डिस्कस करते हैं और हम लोग सोचिए कि एक दिन में 30 को करते हैं, यदि एक महीना भी हम लोग कर लेंगे तो 900 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा और एक से आप लोग कहीं भी बाहर जाने वाला नहीं है। तो डेली आप लोगों को 30 गो सवाल करना है, बस करना है तो करना है। एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए तब मिलते हैं दूसरे क्लास में। जय हिंद।